हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलोस पर। मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं और यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हमारा 6 नंबर का टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। साहित्यकारों का मध्य प्रदेश में एक विशेष योगदान रहा है और इन साहित्यकारों की जो रचनाएं हैं वो आज भी क्या है, लोगों को प्रफुल्लित करने का कार्य करती है। तो ये साहित्यकार है, ये मध्य प्रदेश में इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन काल के साहित्यकार हैं, एक मध्यकाल के साहित्यकार और तीसरे हैं जो आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। तो हम बिल्कुल जो एक क्रमबद्धता है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जो पहले आते हैं हमारे वो आते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्राचीन, ठीक है, प्राचीन काल के साहित्यकार। प्राचीन काल के साहित्यकार हैं। इन साहित्यकारों में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है कालिदास का। अब कालिदास पहले नंबर पे हैं, उनके बाद ही आते हैं आपके दूसरे नंबर पर भर्तृहरि या भर्तृहरि ने बोला जाता है। तीसरे नंबर है वो है आपके भवभूति और चौथे नंबर पे आते हैं आपके बाणभट्ट। बाणभट्ट ये चारों को लिखवाने का एकमात्र रीजन ये है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। किस प्रकार से? इस प्रकार से कि निम्न में से कौन सा साहित्यकार प्राचीन इतिहास से संबंधित है या प्राचीन काल का साहित्यकार है। अगर यहाँ पे आपको दे देगा, क्या दे देगा कि भैया केशवदास किस काल के कवि है, तो केशवदास किसके हैं, मध्यकाल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उसमें। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन हमारे इनसे ही बन जाएगा कि कालिदास हो गए, भर्तृहरि हो गए, भवभूति हो गए और बाणभट्ट हो गए, ये चारों के चारों प्राचीन साहित्यकार आपके रहे हैं। ऐसे मुख्य रूप से जो नाम आता है वो किसका, कालिदास। तो एक एक करके हम देखते हैं। कालिदास ये कौन है भैया, तो ये आपके विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य कहाँ के राजा, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, जिन्हें हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के जी हैं आपके दरबारी कवि। कौन, कालिदास, दरबारी कवि। पहला पॉइंट ये हो गया। अब कालिदास की पत्नी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि कालिदास की पत्नी का नाम क्या है। तो इनकी पत्नी का नाम है विद्योत्तमा। क्या नाम है, विद्योत्तमा। आ जाता है क्वेश्चन, कहीं से भी पूछ लेते हैं। अब कालिदास कौन है, कालिदास किस भाषा के कवि है, तो ये आपके संस्कृत भाषा के, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि एवं नाटककार है। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि एवं नाटककार अगर पूछता है तो वहां पर नाम किसका आ जाता है, तो ये आ जाता है कालिदास के बारे में। अब कालिदास है, कालिदास को क्या है, अलग अलग नामों के अनुसार जाना जाता है। जैसे इन्हें क्या कहा जाता है, तो इनको अलग अलग उपाधियां भी मिली हैं। उन उपाधियों के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है महाकवि। क्या कहा जाता है, महाकवि। महाकवि के साथ में किस भाषा के कवि है, तो ये संस्कृत भाषा के कवि है, तो इनको संस्कृत कवि के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत कवि, ये नीचे लिखा है मैंने, यहाँ पे ध्यान रखना। महाकवि, संस्कृत कवि और उसके साथ में ही संस्कृत शिरोमणि। क्या नाम आ गया, संस्कृत शिरोमणि। 3 उपाधि आ रही है समझ में यहां पर। और उसके साथ में ही आता है कुलगुरु। क्या बोला जाता है इन्हें, कुलगुरु। ये 4 उपाधियां हैं। अगर कहीं से भी पूछता है कि ये किस व्यक्ति विशेष से संबंधित उपाधियां हैं तो आंसर बन जाएगा आपका कालिदास। संस्कृत कवि के महान कवि एवं नाटककार कालिदास हुए, जिन्हें महाकवि, संस्कृत कवि और उसके साथ में संस्कृत शिरोमणि और अंततः हम किस नाम से जानते हैं, ये हमारे कुलगुरु के नाम से हम इन्हें जानते हैं। अब भैया इनकी जो रचना है किसके बारे में, वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ में ही क्या, इन्हें कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि कालिदास के बारे में अगर कथन आ जाता है कि कालिदास को क्या कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब ये शेक्सपियर कौन है, ये भी देख लेते हैं। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में ऊपर से बता देता हूं, शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर का जो पूरा नाम है वो विलियम शेक्सपियर है। क्या नाम है, विलियम शेक्सपियर। अब ये विलियम शेक्सपियर है, ये कहाँ के कवि हैं, ये इंग्लैंड के कवि है। और इनका जो समय काल है वो लगभग कितना माना जाता है, 1564 के आसपास का माना जाता है। 1564 का आसपास का जो समय काल है विलियम शेक्सपियर का है। इनकी जो तुलना है, ठीक है, मतलब कालिदास की जो तुलना है वो किससे की जाती है,
शेक्सपियर से। क्यों? क्योंकि ये जो है ना शेक्सपियर, ये भी प्रसिद्ध क्या है? नाटककार है। क्या है? नाटककार। कौन? विलियम शेक्सपियर। अब इनकी अनेक रचनाएं हुई हैं, ठीक है, जिसमें आपकी इन रचनाओं में एक जो फेमस रचना है आपकी वो है ओथेलो। ओथेलो अगर पूछता है किसकी रचना, तो विलियम शेक्सपियर की है। ओथेलो है, हेमलेट है, किंग लियर। किंग लियर ये प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं या प्रसिद्ध जो नाटक लिखे गए हैं वो किसके द्वारा लिखे गए? शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है, तो ओथेलो हो गया, हेमलेट हो गया और किंग आपके कौन? लियर। ये सभी रचनाएं वो किसकी हैं? शेक्सपियर की। तो ये शेक्सपियर के बारे में एक थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर वर्णन बता दिया है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? महाकवि कालिदास के बारे में। अब महाकवि जो कालिदास है, इनकी जो रचनाएं हैं वो 3 भागों में बांटी गई है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। तो वो ध्यान रखना है आपको, रचनाएं हैं वो 3 भागों में बांटी गई है। 3 भागों में बांटी गई है। अब 3 भागों में क्यों बांटी गई है? क्योंकि इनकी जो रचना है उनको अलग अलग भागों में बांटने का रीजन ये है कि कोई जो रचना है वो किसके अंतर्गत आती है? महाकाव्य के अंतर्गत आती है। कोई जो रचना है वो किसके अंतर्गत आती है? खंड काव्य के अंतर्गत आती है। और कुछ रचनाएं जो हैं वो किसके अंतर्गत आती है? तो वो स्पेशली नाटकों के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि यहां से पूछेगा कि भैया कालिदास की कौन सी रचना महाकाव्य के अंतर्गत आती है, कौन सी रचना खंड काव्य के अंतर्गत आती है और कौन सी रचना नाटक के अंतर्गत आती है। तो ये हमारी जो रचनाएं हैं महाकाव्य के अंतर्गत, उसमें जो पहला नाम आता है वो आता है, महाकाव्य इनका पहला है वो है कुमार संभवम। कुमार संभवम। तो कुमार संभवम और दूसरा है वो हम देखेंगे, लेकिन पहले किसके बारे में देख लें? कुमार संभवम के बारे में। कुमार संभवम में क्या है भैया? तो कुमार संभवम में आपके 17 सर्ग मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 17 सर्ग मिलते हैं। अब ये जो कुमार संभवम है, इसके अंतर्गत पहली पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये कालिदास का क्या है? प्रथम महाकाव्य है। क्या है? प्रथम महाकाव्य। अगर पूछता है ये कालिदास के प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए, तो भैया क्या बताना है? कुमार संभवम का नाम बता देना है, जिसमें 17 सर्ग है। और इस कुमार संभवम के अंतर्गत ही क्या मिलता है? इसमें हमें वर्णन मिलता है शिव पार्वती के विवाह का। शिव पार्वती विवाह, या फिर हम उसे परिणय बोल दें। अब शिव पार्वती के पुत्र कौन? गणेश जी। गणेश जी के भाई कौन? कार्तिकेय। तो ये यहां पे आ जाएंगे कार्तिकेय। तो कार्तिकेय जन्म, शिव पार्वती परिणय, कार्तिकेय जन्म, और कार्तिकेय जन्म के साथ में ही एक वध होगा। किसका? तारकासुर। क्या नाम है? तारकासुर। तो तारकासुर का क्या हुआ? वध हुआ। तो ये किसके बारे में वर्णन करता है? ये इन्हीं के बारे में वर्णन करता है। कुमार संभवम कालिदास का प्रथम महाकाव्य है, जिसमें 17 सर्ग है, जिसके अंतर्गत शिव पार्वती परिणय का आपका वर्णन किया गया है। उनके पुत्र जो कार्तिकेय, उनके जन्मोत्सव के बारे में बताया गया है, उनके जन्म के बारे में बताया गया है, और फिर तारकासुर के वध के बारे में यहां पर बताया गया है। अब भैया नेक्स्ट जो इनका आता है महाकाव्य दूसरा, वो है रघुवंशम। क्या नाम है? रघुवंशम। तो रघुवंशम इनका दूसरा महाकाव्य है। इसके अंतर्गत क्या है? इसमें पहले यह बताना है कि इसमें कितने सर्ग हैं। तो इसमें 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। अब ये जो रघुवंशम है ना, इसमें आपके रघुकुल के कौन से राजा? रघुकुल राजा। रघुकुल राजा या फिर इक्ष्वाकु वंश के राजा, इक्ष्वाकु वंश या फिर रघुकुल राजाओं का वर्णन किया गया है। और कितने राजाओं का वर्णन किया गया है? तो 31 राजाओं का वर्णन मिलता है। अब 31 राजाओं का वर्णन मिलता है, तो ये कहां से शुरू होता है? तो 31 राजाओं में जो पहले राजा थे उनका नाम था दिलीप। तो दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक, अग्निवर्ण तक ये आपका यहां पर वर्णन मिलता है। किसके अंतर्गत? रघुवंशम के अंतर्गत। तो रघुवंशम कालिदास की रचना है, जिसमें 19 सर्ग है, और 19 सर्ग के अंतर्गत 31 राजाओं, कौन से वंश के? इक्ष्वाकु वंश के राजा या फिर रघुकुल राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और इसमें जो पहले राजा वो दिलीप है, और दिलीप से लेके अंत तक राजा आपके कौन? ये अग्निवर्ण
तक का वर्णन मिलता है। बस इतना बता देना है। ये कालिदास के प्रमुख रूप से क्या हुए, ये आपके महाकाव्य हो गए। अब महाकाव्य के बाद हम किसकी बात करते हैं, खंड काव्य के अंतर्गत। ठीक है, ये नाटक इधर देखेंगे हम लोग, कहाँ से, यहाँ पे, क्योंकि जगह कम पड़ रही है। नाटक यहाँ पर तीसरी रचना के अंतर्गत आ जाएगा। खंड काव्य है तो खंड में समझना है आपको। ठीक है, पहला जो खंड काव्य है इनका वो है कौन सा, तो ये है इनका ऋतु संहारम। ऋतु संहारम, ऋतु संहारम। अब ऋतु समारंभ क्या है भैया, तो खंड काव्य है, ऋतु है, तो ऋतु किस में आती है, खंड में आती है। मतलब यहां पर कालिदास ने अपने कितने 144 श्लोक का प्रयोग किया है, और 144 श्लोक का प्रयोग करने के साथ में ही 6 ऋतुओं का वर्णन कर दिया गया है। ठीक है, तो 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। अगर पूछ भी लेते हैं कि ऋतु समारंभ में कितनी ऋतु का वर्णन है, तो 6 ऋतुओं का वर्णन है, और इसके अंतर्गत 44 श्लोक यहाँ पर उपयोग में लाए गए हैं। अब भैया ऋतु को लाने का काम किसका होता है, मेघों का होता है। तो इसमें क्या भैया, मेघदूत का वर्णन किया गया है। किसका, मेघदूत। तो मेघदूत क्या है, तो मेघदूत भी क्या है, आपका खंड काव्य है। मेघदूत में क्या हुआ है, तो मेघदूत में क्या हुआ है ये हम देखेंगे। इसमें जो इनकी कल्पना है, किसकी कल्पना है, कवि की कल्पना। कल्पना किस पे चली गई है, चरमोत्कर्ष पर चली गई है। चरमोत्कर्ष पे मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक ऐसी दशा जहां पर व्यक्ति सिर्फ एक अलग तरीके की भावनाओं को सोचता है, महसूस करता है, और अन्य लोगों को बताने का कार्य करता है। तो यहां पर कल्पना अगर पूछता है कि भैया मेघदूत के अंतर्गत, ठीक है, कवि कालिदास की कल्पना कहां पर पहुंच गई, चरमोत्कर्ष पर। क्यों पहुंच गई, इसलिए पहुंच गई क्योंकि आपके जो धन के देवता है कौन, कुबेर। कुबेर द्वारा किसको, कुबेर द्वारा यक्ष को क्या कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। तो कुबेर द्वारा यक्ष को निष्कासित किया गया। फिर क्या हुआ, तो फिर यक्ष ने क्या किया, अपनी प्रेयसी या प्रेमिका को, प्रेयसी को संदेश पहुंचाने के लिए, यक्ष ने अपनी प्रेयसी को संदेश पहुंचाने के लिए क्या किया, बादलों को माध्यम बनाया, या फिर बादलों के साथ में यहां पे लिख दूं मेघ। ठीक है, मेघों को क्या बनाया, माध्यम बना लिया। अब मेघों को माध्यम बना लिया तो भैया फिर इन्होंने क्या किया, यहां पर वर्णन कर दिया। ठीक है, कुबेर द्वारा यक्ष को निष्कासित किया गया। यक्ष ने प्रेयसी को संदेश भेजने पहुंचाने के लिए क्या किया, बादलों या फिर मेघों को माध्यम बनाया। कहां से कहां तक का वर्णन है, तो ये आपका उदयगिरी से लेके आपका हिमालय तक का वर्णन मिलता है इसमें, हिमालय तक का। अगर पूछ ले कि मेघदूत में किसका वर्णन है, तो ये आपका उदयगिरी पर्वत से लेकर हिमालय पर्वत के बीच का वर्णन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि मेघदूत में कालिदास ने किन किन, ठीक है, किन किन जगहों का या फिर किन किन स्थानों का क्या किया गया है, इनके द्वारा वर्णन किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो पहला वर्णन आपका आता है, ठीक है, वो आता है आपका किसका, रामटेक का। रामटेक क्या भैया, तो ये नागपुर के आसपास आता है। क्या आता है, नागपुर के आसपास। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि भैया रामटेक हो गया है। रामटेक कहां पर, नागपुर। तो नागपुर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मेन लेना देना यहां पर। रामटेक के साथ में ही इसमें आपको वर्णन मिलता है अमरकंटक का। कहां का, अमरकंटक। अमरकंटक के साथ में आपको वर्णन मिलता है विदिशा का। विदिशा के साथ में आपको वर्णन मिलता है उज्जैन का। उज्जैन के साथ में वर्णन मिलता है आपको मंदसौर का। मंदसौर के साथ में आपको वर्णन मिलता है चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ के साथ में आपको वर्णन मिलता है जयपुर का। जयपुर के साथ में ही आपको वर्णन मिलता है इंद्रप्रस्थ का। और इंद्रप्रस्थ के साथ में ही अंततः जो वर्णन मिलता है, ठीक है, अंत में वर्णन मिलता है, तो वो मिलता है हरिद्वार का। और पूछ ले कि अंत में वर्णन किसका मिलता है, तो हरिद्वार का। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, यहां पर पूछा गया है एमपी के बहुत सारे एग्जाम्स में कि कालिदास ने उज्जैन का वर्णन किस रचना में किया। ठीक है, तो उज्जैन का वर्णन है या फिर अमरकंटक का जो वर्णन है वो किसके बारे में या किस रचना के अंतर्गत, तो वो आपके मेघदूत के अंतर्गत किया गया। रामटेक, नागपुर, अमरकंटक से विदिशा, विदिशा से उज्जैन, उज्जैन से आपका मंदसौर, मंदसौर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से जयपुर, जयपुर से आपका इंद्रप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ से आपका हरिद्वार। इसमें इन्होंने बादलों को अलग अलग
संदेश दिए हैं, यानी कि अपनी रचनाएं इनके माध्यम से की है। तो ये प्रमुख रूप से क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे खंड काव्य। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, नाटक के बारे में। तो भैया नाटक के बारे में अगर पहली बात की जाए तो पहला जो नाटक है इनका, ठीक है, वो आता है प्रमुख रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरी जो रचना आती है आपकी मालवी काग्निमित्रम। मालवी काग्निमित्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालवी काग्निमित्रम, और तीसरी जो नाटक है इनकी, ठीक है, वो है आपका, अब ये मेघदूत हो गया, ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम, और आता है विक्रमो वर्षियम। विक्रमो वर्षियम। अब आप लोग देख ही रहे हैं कि बोर्ड पे जगह बिल्कुल भी नहीं बची है, तो अब क्या, अब ये है कि पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है ये देख लें, और उसके आगे हम फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, कि अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है, मालवी काग्निमित्रम में क्या है, और विक्रमो वर्षियम में क्या है। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो कहां से होता है, प्राचीन काल के साहित्यकार। प्राचीन काल के साहित्यकार में पहली रचनाकार हम देख रहे हैं वो कालिदास से। कालिदास के साथ में ही आपके भर्तृहरि है, इनका संबंध मिलेगा यहाँ पर आगे, फिर भवभूति है, और फिर आते हैं आपके बाणभट्ट, ठीक है। अब आते हैं कालिदास के बारे में। कालिदास कौन, विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या है, दरबारी कवि है। कालिदास की पत्नी का नाम पूछते हैं तो क्या बताना है, विद्योत्तमा बताना है। कालिदास किस भाषा के कवि है, संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि, और कवि के साथ में क्या है, नाटककार, ठीक है, नाटककार है ये। अब इनको उपाधियां मिली है, क्या उपाधियां मिली है, इन्हें महाकवि कहा जाता है। क्यों, क्योंकि महाकवि पहले कवि यही थे जिन्होंने इतनी अनुपम रचनाएं यहां पर की है। महाकवि, उसके बाद में किस भाषा के, संस्कृत, तो संस्कृत कवि। संस्कृत शिरोमणि भी कहा जाता है, और इन्हें कुलगुरु के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कह दिया, लेकिन शेक्सपियर का पूरा नाम है विलियम शेक्सपियर, और ये कहाँ का, ये इंग्लैंड का एक नाटककार है, और 1564 के आसपास इसका समयकाल बताया गया है। इसके अंतर्गत जो पहली रचना की गई थी वो आपकी ओथेलो है। पहली क्या मतलब, बहुत सारी रचना है उसमें, हमने यहाँ पे पहली लिख ली है। दूसरा हेमलेट है, और किंग लियर है, मतलब इसके बाद भी अनेक रचनाएं यहाँ पर इनके द्वारा की गई है। अब उसके बाद कालिदास की जो रचना है उनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य, और तीसरा है नाटक, ठीक है। महाकाव्य में कौन, कुमार संभवम, और फिर कौन आता है, रघुवंशम। जो रघुकुल के जो कुमार थे, ठीक है, वही क्या थे, महान थे। तो बस यहां से यह याद रखना है कि रघुकुल के क्या कुमार होन क्या है, महान थे। तो महाकाव्य के अंतर्गत दो है, कुमार संभवम और रघुवंशम। अब भैया कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं, ठीक है। कुमार संभवम, संभवम से पकड़ना, 17 सर्ग है। प्रथम महाकाव्य अगर पूछता है कि कालिदास का प्रथम महाकाव्य क्या है, कौन सा है, वो आपका है कौन सा, ये कुमार संभवम। कुमार संभवम में किसका वर्णन है भैया, ये शिव पार्वती का है, कार्तिकेय जन्म का है, और तारकासुर के वध का वर्णन मिलता है। रघुवंशम में 19 सर्ग देखने को मिलते हैं, और इसके अंतर्गत रघुकुल राजाओं या फिर इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन मिलता है, और इसमें 31 राजाओं का वर्णन है, और दिलीप से लेकर कहां तक का, अग्निमित्र का, अग्निमित्र तक का यहां पर वर्णन देखने को मिलता है। दूसरी जो रचना के अंतर्गत आता है वो खंड काव्य है। खंड काव्य के अंतर्गत जो पहला पॉइंट आता है वो ऋतु संहारम है। ऋतु संहारम में 144 श्लोक के साथ में 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। मेघदूत क्या है, यहाँ पर कालिदास की जो कल्पना है वो कहां पर पहुंच गई है, चरमोत्कर्ष पर। और ये मेघदूत है ना, ये मेघदूत, ये प्रमुख रूप से किस रस में लिखी गई है, वीर और श्रृंगार रस में लिखी गई है। ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर कि वीर रस और श्रृंगार रस के अंतर्गत यहाँ पर इसका वर्णन देखने को मिलता है। किसके बारे में, मेघदूत के बारे में, ठीक है। मुख्य रूप से कौन सा, श्रृंगार, श्रृंगार रस यहाँ पर इनका प्रिय रस भी माना जाता है। तो यहाँ पर किसका वर्णन करता है, जो कुबेर है, कुबेर ने यक्ष को अपनी सभा से निष्कासित कर दिया, और यक्ष यहाँ पर क्या हो गए हैं, बिल्कुल एक तरीके से अपने संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। किसको, अपनी प्रेयसी को, ठीक है। प्रेयसी को पहुंचाने के लिए संदेश किसको माध्यम बनाते हैं, बादलों को। बादलों को कल्पना के अंतर्गत मानते हैं और रचनाएं करते हैं, और शब्द का प्रयोग बादलों को माध्यम बनाकर कहते हैं, और ये जो संदेश है वो उदयगिरी से लेकर हिमालय तक पहुंचाने का काम करता है। इसमें आपका रामटेक, नागपुर है, अमरकंटक है, विदिशा, मंदसौर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, इंद्रप्रस्थ और हरिद्वार, अंत में इनका वर्णन देखने को मिलता है। अब हमारा कौन आता है भैया, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ पर ध्यान ये रख लेना कि नाटक है, कौन सी नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालवी काग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। ये प्रमुख नाटक है, इनको आप देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे।
तो कालिदास के हम नाटक हम यहाँ पर देख रहे हैं, 3 नाटकों का हमने यहाँ पर नाम लिखा था। तो उसके अंतर्गत जो पहली नाटक आती है वो कौन सी भैया, ये लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो ये रचना है, इसके अंतर्गत जो वर्णन मिलता है तो वो किसका मिलता है? तो यहाँ पे बता देना है कि राजा दुष्यंत, एक राजा हुआ करते थे, राजा का नाम है राजा दुष्यंत, और उनकी प्रेमिका, प्रेमिका कौन? तो यहाँ पे तोड़ो आप इसको, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान तो अलग हट गया, पीछे कौन रह गया? शाकुंतलम, ठीक है। तो उनकी प्रेमिका नाम है शकुंतला। क्या नाम है? शकुंतला। शकुंतला का वर्णन मिलता है, और क्या, यह हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और उनकी प्रेमिका का नाम यही देखने को मिल जाएगा, शकुंतला। तो शाकुंतलम को तोड़ेंगे तो शकुंतला नहीं मिल जाएगा, तो शकुंतला का वर्णन मिलता है। दूसरा कौन है भैया? नाटक के अंतर्गत दूसरा आता है मालवी का अग्निमित्रम। क्या नाम है? मालवी का अग्निमित्रम। तो भैया मालवी का अग्निमित्रम के बारे में अगर हम देखें तो इसको भी आप तोड़ेंगे तो 2 भागों में टूट जाएगा, एक मालविका में और दूसरा ये आ में ही आपका बड़ा है, मतलब आ छूटा हुआ है यहाँ पर, तो अग्निमित्र। तो यहाँ पर कौन? शुंग राजा के बारे में इतिहास में बताया था, विदिशा के राजा थे कौन? शुंग, ठीक है। तो शुंग राजा कौन? ये क्या नाम बताया अभी? अग्निमित्र। शुंग राजा अग्निमित्र, और फिर वही उनकी दासी प्रेमिका का नाम क्या भैया? तो इनका नाम है मालविका। ये मालविका कौन थी? दासी बताई गई है, मालविका दासी का। फिर यहां पे भी कौन सा वर्णन? प्रेम का वर्णन कर दिया है यहां पर, ठीक है। अब भैया 3 चीजें हो गई यहाँ पर, 3 क्या 2 चीजें हो गई, तीसरी आ जाती है। कौन आ जाती है तीसरे नंबर पर? विक्रमोर्वशीयम है। किसके बारे में? विक्रमोर्वशीयम। तो विक्रमोर्वशीयम के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एक राजा थे, ठीक है, जिन्हें बोला जाता है राज ऋषि। इनका नाम है पुरूरवा। तो राज ऋषि पुरूरवा द्वारा क्या किया गया? पुरूरवा द्वारा इंद्र की अप्सरा। अब अप्सरा कौन? यहाँ पे नाम में मिल जाएगा अप्सरा कौन है। ये क्या लिखा? विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। ये क्या लिखा है? वर्षियम। तो ये वा में ही क्या छुपा बैठा है आपका, ठीक है, क्या छुपा बैठा है? देखो जरा तोड़ो, उर्वशी। क्या छुपा बैठा है? उर्वशी, ठीक है। तो इंद्र की अप्सरा उर्वशी। या फिर देख लेना भैया, है ना, मात्राओं में कहीं गलती हो जाती है। तो उर्वशी के प्रणय का वर्णन किया गया है। नाटक में 3 शब्द आते हैं और 3 शब्द के अंतर्गत 3 नाटकों की रचना की गई है, ठीक है। और ये जो रचना है ना मालवी का अग्निमित्रम, ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ये कालिदास की प्रथम रचना है। कालिदास की प्रथम रचना। क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि कालिदास की प्रथम रचना का नाम बताइए। तो कालिदास की प्रथम रचना है वो कौन सी है? मालवी का अग्निमित्रम है, ठीक है। और सर्व प्रमुख रचना अगर पूछ लेता है, सर्व प्रमुख मतलब सबसे पहली नहीं, सबसे पहली ये हो गई। सर्व प्रमुख मतलब जितनी भी अभी तक महाकाव्य से लेकर खंड काव्य तक हमने पढ़ा, इसमें जो सबसे मुख्य रूप से मानी जाती है वो कौन सी है? वो है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये सर्व प्रमुख रचना है। चीजें आ रही समझ में? हमने इसके पहले महाकाव्य पढ़ा था, फिर खंड काव्य पढ़ा था, फिर नाटक पढ़ा था, ठीक है। महाकाव्य के अंतर्गत कितने पढ़े थे? 2 पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद खंड काव्य में कितने पढ़े थे? 2 पढ़े थे। उसमें पहला कौन सा था और दूसरा कौन सा था ये मैंने आपको बता दिया इसके पहले। बस इतना ही ध्यान रखना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सर्वप्रमुख रचना है और इसमें राजा दुष्यंत और उनकी प्रेमिका, ठीक है, शकुंतला के प्रेम का वर्णन किया गया है। मालवी का अग्निमित्रम क्या है? तो कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? मालवी का अग्निमित्रम है। और मालवी का अग्निमित्रम में वर्णन है वो शुंग राजा अग्निमित्र और प्रेमिका मालविका का वर्णन मिलता है।
तीसरी आती है हमारी विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम में राजा राज ऋषि जो है आपके पुरूरवा क्या करते हैं, इंद्र की अप्सरा का नाम क्या है, उर्वशी, उर्वशी के प्रणय का वर्णन कर देते हैं। लो भैया हो गए हमारे कौन से कालिदास महाकवि समाप्त। ठीक है, मतलब उनकी रचनाएं समाप्त हो गई। अब हम दूसरे साहित्यकार की ओर बढ़ते हैं जिसमें आते हैं आपके भर्तहरि, भवभूति और बाणभट्ट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं। महाकवि कालिदास पढ़ने के बाद अब हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकारों में दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो हमारे भर्तहरि। तो भर्तहरि के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके भर्तहरि बताया जाता है कि भैया ये कौन थे, ये उज्जैन के राजा माने गए हैं। ठीक है, तो उज्जैन के राजा भी बताए गए हैं और उसी के साथ में कौन, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता भी। ठीक है, विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता मतलब बड़े भाई थे विक्रमादित्य के। ये तो बेसिक जानकारी हो गई। ठीक है, अब भर्तहरि जो है, अब ये राजा थे तो वैराग्य धारण करने की क्या जरूरत थी इनको, इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था, ऐसा भी बताया जाता है। ठीक है, तो इनकी पत्नी थी। ठीक है, पत्नी का नाम बताया जाता है पिंगला। ठीक है, इनकी पत्नी है, पत्नी का नाम याद रखना है पिंगला। अब पिंगला के बारे में यह बताया जाता है कि पत्नी पिंगला की दुश्चरित्रता के कारण, दुश्चरित्रता के कारण ये क्या हो गए, दुखी हो गए। अब दुखी होने के कारण क्या कर लिया, वैराग्य धारण कर लिया। दुखी और दुखी होने के बाद में वैराग्य धारण कर लिया। अब वैराग्य धारण कर लिया तो व्यक्ति क्या करेगा, वैराग्य धारण करने के बाद में ही क्या करेगा, एकांत की खोज करेगा, एकांत में जाएगा और एकांत में जाके कहां पर फिर क्या करेगा, तपस्या करेगा। अब तपस्या भी की इन्होंने, तो तपस्या यहां पर की इन्होंने कहां पर, उज्जैन में। उज्जैन में आपका गुफा के पास में, और ये गुफा ही क्या कहलाई आपकी, भर्तहरि की गुफा। ठीक है, भर्तहरि की गुफा कहा गया है। तपस्या यहाँ पर उज्जैन में की, जिन गुफाओं में, उन्हें वर्तमान में आज भर्तहरि की गुफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो गुफा है, ठीक है, ये बताया जाता है कि ये आपके जो, ठीक है, कौन सा, नाथ संप्रदाय के अंतर्गत जो आने वाले हैं। ठीक है, कौन प्रमुख, गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ की साधना स्थली के पास में, साधना स्थली के पास ये बताया गया है, ये गुफाएं बताई गई हैं। फिर क्या किया भैया, तपस्या कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, और फिर अंततः क्या हो गया, इनका निधन हो गया। और निधन होने के कारण इनकी जो समाधि है वो बनाई गई है कहां पर, सारिस्का। सारिस्का कहां पर है, तो सारिस्का वर्तमान में आज राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई किसके बारे में, भर्तहरि के बारे में, कि उज्जैन के राजा थे और विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता, इनकी पत्नी पिंगला थी, जिसकी दुश्चरित्रता से दुखी होने के कारण इन्होंने वैराग्य का मार्ग धारण कर लिया। इनकी जो तपस्या स्थली है वो भर्तहरि की गुफा के नाम से वर्तमान में जानी जाती है, और नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख है आपके बाबा गोरखनाथ, ठीक है, उनके साधना स्थली के पास में इनको बताया जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद में भ्रमण करने लगे, और अंततः ही जो सारिस्का राजस्थान में है यहाँ पर इनकी समाधि बनाई गई है। लेकिन अब साहित्यकार ने क्या रचना की गई, तो इनकी रचना में जो प्रमुख रूप से आती है, ठीक है, रचना है, रचनाओं में नाम दिया जाता है आपका त्रिशतक। क्या कहा जाता है, त्रिशतक। अब त्रिशतक मतलब कितने शतक हुए, 3 शतक हुए। 3 शतक के अंतर्गत जो पहला शतक है वो है आपका नीति शतक। नीति शतक, नीति शतक में किसके बारे में बात करेंगे, नीति सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो ये नीति सिद्धांत के बारे में, नीति सिद्धांत के बारे में नीति शतक में बात कर लिया आप लोगों ने। फिर दूसरा जो है वो है आपका कौन सा, अब ये तो आपका नीति हो गया, दूसरा है श्रृंगार शतक। तो श्रृंगार शतक में क्या है, देखिए श्रृंगार में क्या होता है, श्रृंगार रस, नायक नायिका के प्रेम का वर्णन, ठीक है, का वर्णन जो होता है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत होता है। लेकिन श्रृंगार रस के 2 रूप है, एक संयोग श्रृंगार है और वियोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार में मिलन की स्थिति और वियोग श्रृंगार में आपका बिछड़ने की स्थिति का वर्णन होता है। तो ये पर श्रृंगार शतक में इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने ये बताया है कि स्त्री के प्रति
पुरुष का आकर्षण किस प्रकार से होता है, क्या होता है, क्या चीजें इसके अंतर्गत बनती है, ये बताया गया है किसके अंतर्गत में, श्रृंगार शतक के अंतर्गत। तो कंफ्यूज नहीं होना है। नीति शतक में नीति सिद्धांत बताया है, श्रृंगार शतक में स्त्री के प्रति पुरुष का किस प्रकार से आकर्षण होता है इसके बारे में बताया गया है। और तीसरे में इन्होंने दुचरित्र के कारण क्या कर लिया था, वैराग्य धारण कर लिया था। तो फिर कौन सा आ जाता है, वैराग्य शतक आ जाता है। ठीक है, वैराग्य शतक। ठीक है, अब वैराग्य शतक में क्या बताएंगे, वैराग्य ज्ञान प्राप्ति के मार्ग के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, अब ये हो गए आपके कौन, ये इनकी प्रमुख रचना है। लेकिन अन्य रचनाओं के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अन्य रचना अगर इनकी आती है तो उसमें है महाभाष्य त्रिपदी। क्या नाम है, महाभाष्य त्रिपदी। और पूछता है कि 3 शतक हो गए। ठीक है, कौन कौन से, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, उसके बाद अन्य रचना में है तो वो कौन से हो गई आपकी, महाभाष्य त्रिपदी। और उसके बाद में ही आ जाएगी आपकी महाभाष्य दीपिका। क्या नाम बताया जाएगा, महाभाष्य दीपिका। ये याद रखना, महाभाष्य दीपिका। ये किसकी रचना है, तो ये भी हमारे भर्तृहरि जी की रचना है। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई। एक और है यहाँ पर छंद पद। छंद पद से संबंधित रचना है। ये किससे संबंधित, ये संस्कृत व्याकरण के बारे में बताया गया है। ये संस्कृत व्याकरण। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कभी इसके। छंद पद है, उसके बारे में संस्कृत व्याकरण का उल्लेख मिलता है, महाभाष्य त्रिपदी और महाभाष्य दीपिका। ये इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हो चुकी है। तो ये किसके बारे में वर्णन हमने देखा, ये भर्तृहरि के बारे में हमने वर्णन देखा। अब तीसरे जो हमने देखा था वो कौन से कवि देखे थे हम लोगों ने, तो तीसरे हमारे साहित्यकार में हमने देखा था भवभूति को। किसको देखा था, भवभूति को। भवभूति है तो इनका जो मूल नाम है, ये पूछा जाता है कि भूभूति का मूल नाम क्या है। ठीक है, तो इनका नाम है श्रीकंठ पद लाछन। श्रीकंठ पद लाछन भवभूति, ये मूल नाम है इनका, पूरा नाम है। ये याद रखना है यहाँ पर कि श्रीकंठ पद लाछन भवभूति इनका प्रमुख नाम है। और इनका जो संबंध है, ठीक है, इनका संबंध कहां से बताया गया है, तो इनका संबंध है बताया गया है उज्जैन से। संबंध उज्जैन से बताया गया है। अब भैया भवभूति कौन है, तो भवभूति क्या है, कन्नौज के शासक। कन्नौज शासक। अब कन्नौज के शासक कौन, यशोवर्मन। कन्नौज शासक यशोवर्मन के ये क्या है, दरबारी कवि है। दरबारी कवि। तो ये किसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, भवभूति के बारे में कि भवभूति का पूरा नाम क्या है, तो श्रीकंठ पद लाछन इनका पूरा नाम है। और इसके साथ में ही ये जिनका संबंध है ये उज्जैन से बताया गया है। और ये कन्नौज के शासक कौन, यशोवर्मन के दरबारी कवि है। लेकिन उसके साथ में भवभूति संबंधित एक और मुख्य बिंदु ये बन जाता है कि भवभूति को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे कहा जाता है भारत का मिल्टन। क्या, भारत का मिल्टन। ये याद रखना है कि भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है, तो भारत का मिल्टन भवभूति को कहा जाता है। ये हम देखेंगे। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि भैया भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो वो हमने कालिदास को बोला था। और उसके साथ में ये प्राचीन भारत का मिल्टन अगर पूछते हैं तो आइए हमें किसको बताना है, भवभूति को बताना है। अब ये मिल्टन कौन है, तो मिल्टन क्या है, इंग्लैंड के कवि है। किसके कवि है, इंग्लैंड के कवि। ठीक, ये मिल्टन कौन है, इंग्लैंड के कवि हैं। और इंग्लैंड के जो कवि हैं इनकी जो प्रमुख रचना है उस रचना का नाम याद रखना, पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट। मिल्टन इंग्लैंड के एक कवि हैं, ठीक है, उनकी रचना है पैराडाइज लास्ट। और उन्हीं की तुलना किससे करते हैं, भवभूति से करते हैं। भवभूति की तुलना उनसे की जाती है। तो बस इतना ध्यान रखना है, प्राचीन काल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये कर लेना कि भैया प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है, तो वो आपके भवभूति को कहा जाता है। अब भवभूति के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचना के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो है पहली आपकी मालती माधव। क्या नाम है, मालती माधव। तो मालती माधव क्या है,
ये भवभूति की रचना है और ये कैसा नाटक लिखा गया है, ये सुखांत नाटक लिखा गया है। कौन सा नाटक है, सुखांत नाटक। ठीक है, अब सुखांत नाटक इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी मालती और मालती के साथ में कौन, माधव। तो मालती और माधव के किसका वर्णन किया गया है, तो प्रेम का वर्णन किया गया। तो प्रेम में क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है। तो भैया लो ये हो गया कौन सा नाटक, सुखांत नाटक। तो पहली रचना मालती माधव है जो सुखांत नाटक के अंतर्गत आएगी और उसमें मालती और माधव के प्रेम का वर्णन किया गया। दूसरी रचना की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो वो आती है आपका महावीर चरितम। ठीक है, महावीर चरितम, महावीर चरितम। तो महावीर चरितम की अगर बात करें तो महावीर कौन थे, अब महावीर में जैन धर्म में नहीं जा रहा हूं, महावीर कौन है, तो महावीर कहा जाता है किसको, हनुमान जी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके हनुमान जी संबंधी रचना है और इसमें किस रस का वर्णन मिलता है, महावीर कैसे थे, वीर थे। ठीक है, तो इसमें किसका वर्णन मिलता है, वीर रस का। ठीक है, वीर रस प्रधान रचना है और इसमें राम कथा के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, राम कथा। ठीक है, तो राम कथा का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है किसमें, महावीर चरितम के अंतर्गत। अब जो दूसरी रचना हो गई उसके बाद फिर क्या आता है, तीसरी रचना उत्तर रामचरितम। ठीक है, उत्तर रामचरितम। अब उत्तर रामचरितम में थोड़ा सा यहाँ पे देखना, इसमें एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि मालती माधव ये सुखांत नाटक है और ये उत्तर रामचरितम क्या है, तो ये क्या है, पहला। ठीक है, पहला दुखांत नाटक। ठीक है, पहला दुखांत नाटक। अब पहला दुखांत नाटक है उत्तर रामचरित है। उत्तर रामचरित तो मतलब क्या, एक पूर्व रामायण है, उत्तर रामायण है। पूर्व रामायण में क्या है, श्री राम के जन्म, ठीक है, उनके विवाह, ठीक है, वनवास और रामा, उसके बाद क्या रावण दहन वगैरह सब के बारे में जानकारी मिलती है। उसके साथ में उसी के अंतर्गत कौन आता है, आपका उत्तर रामचरितम। तो उत्तर रामचरितम में क्या है, ये पहला दुखांत नाटक माना गया है और इसमें क्या बताया गया भैया, और ये याद रखना यहाँ पर, उत्तर रामचरितम क्या है, भवभूति की श्रेष्ठ रचना, भवभूति की श्रेष्ठ रचना ये माना गया है। ठीक है, तो भैया इसमें क्या है ऐसा कि इनको श्रेष्ठ रचना बोल दी। इसमें क्या होता है, इसमें राम के वनवास के बाद क्या होता है, लंका, ठीक है, जो दहन हुआ या फिर लंका रावण मरण की जो कथा है वो आती है। उसके साथ में ही फिर क्या उनका यहाँ पर वापिस अयोध्या में आगमन होता है और अयोध्या आगमन के बाद में फिर क्या माता सीता का क्या होता है, ठीक है, उनको वापिस में क्या मिलता है, वनवास मिलता है। वनवास के बाद फिर क्या होता है, उनकी एक अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि परीक्षा के बाद में फिर क्या, अग्नि परीक्षा के पूर्व लवकुश उनके बेटों का भी जन्म होता है। तो ये सब जो वर्णन मिलता है, जो माता सीता के साथ में जो दुखित घटनाएं हैं या दुख का वर्णन करने वाली जो गाथाएं हैं, उन सभी को किसमें समायोजित किया गया है, ये उत्तर रामचरितम में किया गया। इसलिए यहाँ पर क्या है कि यह पहला दुखांत नाटक माना गया है। तो ये किसके बारे में बात हो गई, भवभूति के बारे में। भवभूति के अंतर्गत हमने प्रमुख रचनाएं उनकी देख ली है। अब उसके बाद फिर क्या भैया, ये किस रस में लिखी गई है, तो भैया अगर आता है, अब यहाँ पर वीर रस है तो वीरता का बखान करता है। यहाँ पर उत्तर रामचरित तो मतलब किसी के वनवास और पृथ्वी में धंसने की अगर बात करें या फिर, ठीक है, समाधि में आपके जो भी आपका माता कौन, धरती माँ की जो गोद में बैठी थी कौन, माता सीता, उनके बारे में वर्णन करते हैं। अगर उस कथा को देखते हैं तो मन में एक तरीके से कौन सा भाव उत्पन्न होता है, करुणा का भाव। तो यहाँ पर कौन से रस का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर करुण रस के बारे में बात की गई थी। ठीक है, अब जो लास्ट हमारे बचते हैं, ठीक है, वो कौन बचते हैं भैया, वो बचते हैं हमारे बाण भट्ट। कौन बचते हैं, बाण भट्ट। बाण भट्ट है, वो भी कन्नौज के शासक के क्या थे, दरबारी कवि थे, तो वो हम देखेंगे। लेकिन पहले ये देखो, ये भी कन्नौज के शासक है, वो कौन है, यशोवर्मन। ठीक है, और ये यहाँ पर बाण भट्ट क्या है, तो कन्नौज शासक, कन्नौज शासक, कन्नौज शासक का नाम क्या है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। कन्नौज शासक हर्षवर्धन के ये क्या थे, दरबारी कवि, दरबारी कवि हो गए यहाँ पर। ठीक है, कि बाण भट्ट कौन है, तो कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की ये क्या है, दरबारी कवि है। और इन्होंने जीवन का जो अंतिम पड़ाव है, ठीक है, अंतिम अवस्था जीवन की, ठीक है, वो कहां पर बिताई थी, तो अंतिम पड़ाव इनका जो पड़ा था वो कहां पर था, उज्जैन में।
तो उज्जैन 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 उज्जैन, ठीक है, क्या उज्जैन, कालिदास का संबंध उज्जैन से, भृतहरि राजा उज्जैन के, भवभूति का जो संबंध है, ठीक है, वो कहां से माना गया है, ठीक है, ये संबंध यहाँ पर उज्जैन से माना गया है। और उसके साथ में जो बाणभट्ट का अंतिम पड़ाव था जीवन का, वो भी कहां से संबंधित है, उज्जैन में। मतलब प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमने जो साहित्यकार देखे हैं, उन सभी का जो संबंध है वो मुख्य रूप से कहां पर दिखाई पड़ता है, उनका सभी का संबंध उज्जैन से है, ठीक है। तो याद कैसे रखना है, तो भैया कालिदास ने भर के बहुत सारे क्या चला दिए, बाण चला दिए, कहां से चला दिए, उज्जैन से चला दिए, ठीक है। कालिदास ने बहुत सारे, ठीक है, भर कर, ठीक है। तो कालिदास से कालिदास, भर से मतलब भरतहरि, और ठीक है, बहुत से बहुत सारे हो जाएंगे। और उसके साथ में ही आपके और बाण, तो बाणभट्ट हो गए, और इनका संबंध कहां से, उज्जैन से है। ये हो गई। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करता हूं यहां पर, ठीक है। तो बाणभट्ट है, इनकी रचनाओं में अगर बात करें, ठीक है, तो पहली जो रचना मानी जाती है इनकी, पहली रचना ये है हर्षचरितम। हर्षचरितम, पहली रचना हर्षचरितम क्यों, क्योंकि कन्नौज के शासक कौन, हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन ने क्या इनको क्या किया, अपना दरबारी कवि बना दिया था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, हर्षचरितम क्या है, इनकी पहली रचना है बाणभट्ट की। और इसमें किसका वर्णन मिलेगा, तो भैया इसमें जो वर्णन मिलेगा वो राजा हर्ष का ही मिलेगा, ठीक है। तो वर्णन अगर पूछता है कि हर्षचरितम में किसका वर्णन है, तो वर्णन राजा हर्षवर्धन का, ठीक है। अब उनकी जो फेमस रचना, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ रचना की बात अगर मैं करता हूं यहां पर, सर्वश्रेष्ठ रचना वो कौन सी है, वो है कादंबरी। क्या नाम है, कादंबरी। तो कादंबरी इनकी क्या मानी गई है, सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। और कादंबरी जो है ना, इस कादंबरी का अगर अर्थ निकाला जाए, ठीक है, तो इसका मतलब निकलता है मीठी मदिरा। क्या नाम है, मीठी मदिरा। तो पूछ भी ले यहाँ पर ये कादंबरी किसकी रचना है, तो कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। और कादंबरी का अर्थ क्या होता है, तो कादंबरी का अर्थ है वो है आपकी मीठी मदिरा। अब ये कादंबरी है, इसे क्या कहा गया है, इसे विश्व का पहला या विश्व का सर्वप्रथम उपन्यास माना गया है। तो ये ध्यान रखना यहाँ पर कि भैया कादंबरी क्या है, विश्व का प्रथम उपन्यास, विश्व का प्रथम उपन्यास। पॉइंट एक एक ध्यान रखना है, कालिदास के अंतर्गत बहुत सारे कंफ्यूज करने वाले पॉइंट आएंगे, वो मैं विस्तृत रूप से यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। विस्तृत क्या शॉर्ट में देखेंगे, विस्तृत हम पढ़ चुके हैं। तो विश्व का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो ये कादंबरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये रचनाएं किसकी हो गई हमारे, ये हमारी रचनाएं हो गई किसके बारे में, बाणभट्ट के बारे में। अब ये कादंबरी इन्होंने जब लिखी थी ना, तो इसमें जो वर्णन है वो किसका मिलता है, तो इसका जो कादंबरी का वर्णन मिलता है वो मिलता है कादंबरी और महाश्वेता के प्रेम प्रसंग का। तो कादंबरी और महाश्वेता के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है, प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है, ये कादंबरी में मिलता है। अब कादंबरी है ना, ये पूर्ण नहीं हुई थी, ठीक है, ये कैसी थी, ये चल रही थी, और इसी बीच में क्या हो जाती है, इसी बीच में जो बाणभट्ट है इनके क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद क्या इनका बेटा आता है, जिसे कहा जाता है भूषण भट्ट। क्या कहा जाता है, भूषण भट्ट। और भूषण भट्ट को ही किस नाम से जाना जाता है, पुलिंद भट्ट। तो पुलिंद भट्ट का नाम याद रखना है। तो पूर्ण करने का जो श्रेय है किसको, कादंबरी को, तो ये दिया जाता है पुलिंद भट्ट को, पुलिंद भट्ट। पुलिंद भट्ट अगर ऑप्शन में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या लगा देना है, वहां पे लगा देना भूषण भट्ट, ठीक है। भूषण भट्ट का नाम याद रखना है, क्योंकि ये और अभी कवि आने वाले हैं, उनका ओरिजिनल नाम ही क्या होगा, वो भूषण के नाम से जाने जाएंगे। किस नाम से, भूषण के नाम से। ये भूषण नहीं है, ये सिर्फ कौन है, ये भूषण भट्ट है। और भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट जो किसके पुत्र हैं, तो ये आपके किसके पुत्र होंगे, बाणभट्ट के पुत्र होंगे। तो ये पूरा करने का इनको क्या दे दिया आपने यहाँ पर, श्रेय दे दिया। तो मुख्य रूप से इनकी दो रचनाओं के बारे में बात की जाती है, ठीक है। पहली है हर्षचरित, दूसरी कौन सी है, कादंबरी है। लेकिन उसके साथ में ही दो रचनाएं हैं, चंडी शतक और पार्वती परिणय। चंडी शतक और पार्वती परिणय। चंडी शतक, चंडी शतक और पार्वती परिणय।
अब चंडी शतक, चंडी कौन, तो माँ जगदम्बा का वर्णन मिलता है इसमें, माँ जगदम्बा, माँ जगदम्बा का वर्णन चंडी शतक में मिलता है। और पार्वती परिणय में क्या मिलता है, ये विवाह के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, विवाह के बारे में। अब ये पार्वती और शिव का विवाह तो एक और देखा था हमने, किसमें, कुमार संभवम, ठीक है। कालिदास का प्रथम महाकाव्य कौन सा, कुमार संभवम। दूसरा जो महाकाव्य है वो कौन सा, रघुवंशम, ठीक है। कालिदास की अगर बात करें खंड काव्य में कौन, तो ऋतु संहारम और मेघदूत। कालिदास के नाटक में कितने अक्षर थे, 3 अक्षर थे, तो अक्षर के अंतर्गत कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमो वर्षीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम सर्व प्रमुख रचना है, जबकि पहली जो रचना मानी गई है कालिदास की वो कौन सा है, वो हमने मान ली है, मालविकाग्नि मित्रम मान ली है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा व्यवस्थित ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या कि भैया मालती माधव कैसा है, ये सुखांत नाटक है, ठीक है। और दुखांत नाटक अगर पहला बात की जाए तो वो उत्तर रामचरितम है, ठीक है। लेकिन उसके साथ में ही यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि विश्व का प्रथम उपन्यास है, वो कौन सा है, तो विश्व का प्रथम उपन्यास किसको माना जाता है, कादम्बरी को माना गया है, ठीक है। तो शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर अभी तक पढ़ी है। तो प्राचीन साहित्यकार जो मध्य प्रदेश संबंधित है उसमें भृतहरि है, भृतहरि उज्जैन के राजा थे और विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता माने गए हैं। पत्नी पिंगला है, पिंगला की दुश्चरित्रा के कारण दुखी हो गए, दुखी होने के बाद क्या किया, वैराग्य धारण कर लिया कि ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ में, ठीक है, क्यों किया ऐसा। तो उसकी सत्य की खोज करने के लिए इन्होंने क्या की, तपस्या की उज्जैन में ही, भृतहरि की गुफा के नाम से जानी जाती है वर्तमान में। और ये साधना स्थली किसकी, यहाँ पर बाबा गोरखनाथ की है। समाधि है किसकी, ये भृतहरि की जो समाधि की बात करेंगे तो ये मिलेगी सारिस्का राजस्थान में, ठीक है। रचनाओं में पहला सा कौन सा है, शतक, त्रिशतक। त्रि मतलब कितने, 3 शतक है। 3 शतक में कौन सा, नीति शतक, श्रृंगार शतक और कौन सा, वैराग्य शतक। नीति शतक में सिर्फ नीति सिद्धांत की बात करेंगे और श्रृंगार शतक में किस प्रकार एक महिला पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसके ऊपर तो लिखेंगे ही सही। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो उनके साथ में क्या हुआ था, उनके साथ धोखा हुआ था, ठीक है, उनकी पत्नी ने धोखा किया था, इसके कारण दूसरित्र का वैराग्य धारण कर लिया। तो श्रृंगार शतक में ये वर्णन मिल जाता है। वैराग्य शतक में वैराग्य के अंदर उन्होंने क्या किया, ठीक है, महाभाष्य त्रिपदी, महाभाष्य दीपिका और छंद पद, ठीक है, ये इनके संस्कृत व्याकरण संबंधी रचना है। भवभूति है, भवभूति का मूल नाम बताओ, तो श्रीकंठ पद लाच्छन्न भवभूति। क्या नाम है, श्रीकंठ पद लाच्छन्न भवभूति। और इनका संबंध उज्जैन से ही माना गया है। और कन्नौज के शासक कौन, यशोवर्मन की ये दरबारी कवि थे, कौन, भवभूति थे। प्राचीन भारत का मिल्टन, ये याद रखना है, प्राचीन भारत का मिल्टन भवभूति को कहा जाता है। मिल्टन कौन है, इंग्लैंड के कवि है। और इनकी जो रचना है पैराडाइज लास्ट प्रमुख, इनकी प्रमुख रचना मानी गई है। रचनाएं हैं 3 भवभूति की। मालती माधव है, सुखांत नाटक है। मालती माधव में मालूम पड़ जाएगा, मालती तोड़ो माधव तोड़ो, लेकिन प्रेम का वर्णन कर दो, ठीक है, प्रेम वर्णन हुआ। महावीर चरितम मतलब वीर रस से परिपूर्ण होगा, ठीक है, ये यहीं पे लिखा हुआ है, महावीर तो वीर रस हो गया। और राम कथा का वर्णन करना है, महावीर किसके भक्त थे, राम के। उत्तर रामचरितम की बात करो तो ये पहला दुखांत नाटक है। पहला दुखांत नाटक उत्तर रामचरित है, जो भवभूति की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई, करुण रस की प्रधानता है। और इसमें उत्तर रामचरितम, ठीक है, उत्तर रामायण के बारे में बात की गई है। बाणभट्ट की बात करें तो कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। अंतिम पड़ाव इनका उज्जैन में गुजरा। और उसके साथ में ही क्या हुआ, उज्जैन इनकी पहली रचना हर्षचरितम। बाणभट्ट की पहली रचना हर्षचरितम, राजा हर्ष के जीवन का वर्णन मिलता है। उसके साथ में सर्वश्रेष्ठ रचना वो कादम्बरी को माना गया है। कादम्बरी का अर्थ ही होता है मीठी मदिरा। और विश्व का प्रथम उपन्यास अगर पूछ ले कि विश्व का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो वो कौन सा होगा आपका, ये कादम्बरी। कादम्बरी और मां श्वेता के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। लेकिन कादम्बरी को पूर्ण करने के पहले यहाँ पर बाणभट्ट की मृत्यु हो जाती है। उनके पुत्र आते हैं, पुत्र का नाम क्या है, पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट। उनके द्वारा इसको पूर्ण करने का श्रेय उनको मिलता है। अन्य रचनाओं में चंडी शतक, मां जगदम्बा और लास्ट में पार्वती परिणय विवाह प्रसंग के बारे में वर्णन मिलता है। इस वीडियो में हम लोगों ने कालिदास, भृतहरि, भवभूति और बाणभट्ट के बारे में देखा। मतलब पूरा आपका जो मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकार थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को आप क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और उसके साथ में क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी आप दबा लें। उसके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको टेस्ट सीरीज की यहाँ पर लिंक मिली हुई है, टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शब्द धातु समीक्षा, ये क्या है, तो ये संस्कृत व्याकरण है, ठीक है। अभी जो हमने देखा उसको थोड़ा सा चेंजेस कर लेना आपको। संस्कृत व्याकरण है शब्द धातु समीक्षा, ठीक है।